क्लास इसको फिर हम क्यों हटाएं, तो नन रखते हैं। Now, in order to facilitate, okay, now इसमें हम लोग लिखेंगे in Perissodactyla, Perissodactyla. Okay, so what are Perissodactyla? Herbivores, herbivores with क्या? Herbivores with odd toes. odd number of toes. Okay, herbivores with odd toes. Okay, all 6 layers intact. So placenta is known as क्या? Epitheliochorial. Understand? So placenta is known as epitheliochorial. बोले बोले, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। कौन सा कलर करें? चॉकलेट कलर। नाउ नेक्स्ट लिखेंगे इन आर्टियोडैक्टाइला, ARTIO, इन आर्टियोडैक्टाइला, उसको हम लोग बोलेंगे हर्बीवोर्स विद इवन टोज। ओके ओके, ओनली 5, ओके, ओनली 5 लेयर्स इंटैक्ट। तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? मैटरनल, क्या गुम हो गया? तो मैटरनल क्या? एंडोमेट्रियल एपिथेलियम लॉस्ट। ओके, तो मैटरनल एंडोमेट्रियल एपिथेलियम लॉस्ट, तो ये गयो। अंडरस्टैंड? सो इसमें आ गया आपका आर्टियोडैक्टाइला, आर्टियोडैक्टाइला। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था? इन कनेक्टिव टिश्यू लॉस। नहीं, इन कार्निवोर्स, इन कार्निवोरा क्या होगा? इन कार्निवोरा क्या है? उसी को पेस्ट कर देते ना। ओनली 4, ओके, ओनली 4 लेयर्स इंटैक्ट। तो मैटरनल एंडोमेट्रियल एपिथेलियम एंड मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू लॉस्ट। ठीक है, दोनों है। यस सर। सो इसको अब हम क्या बोलेंगे? सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सिंडेस्मो। क्यों ऐसा हो गया? थोड़ा इसको बाहर खींच देते हैं। सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा हो गया। अब उसको भी उड़ा देते हैं। जा, हाँ बोलिए। सर फर्स्ट और सेकंड दोनों में एपिथेलियोकोरियल लिख दिया गलती से। कौन सा लिख दिया? फर्स्ट कौन सा है? हाँ, ये हमने हटते हो, इसको हमें इसको क्या करना चाहिए? एपिथेलियम तो यहाँ है, सॉरी, ये तो एपिथेलियोकोरियल है, ये आ जाएगा क्या? सिंडेस्मो। ओके, दिस इज सिंडेस्मोकोरियल। उसको ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें एंडोथेलियम आ जाएगा, तो ये एंडोथेलियोकोरियल बन जाएगा। ओके, इन प्राइमेटा इंक्लूडिंग मान क्या होगा? Hemocoria. all three maternal layers lost. Okay, all 3 maternal layers lost. Okay, comma fetal layers intact. ठीक है, तो माँ के सारे लेयर गए। सो अब किस किस के बीच में कनेक्शन है? सो प्लासेंटा इज कॉल्ड हीमोकोरियल प्लासेंटा। क्यों? माँ का ब्लड एंड बच्चे का कोरियल। अंडरस्टूड? उसके बाद हमने Yes, क्या sir. देखा था? इन क्या? व्हाट डिड वी सी दैट? इसमें आपका कौन था वो?
इन लैगोमॉर्फा एंड रैबिट्स। क्या Yes, रोडेंट्स, जो रैबिट है वो लैगोमॉर्फा है एंड ये जो है वो रोडेंट्स होता है, रैट्स। तो उसमें क्या होता है, सारे बैरियर लॉस होते हैं एक्सेप्ट द एंडोमेट्रियम। ओके, तो ऑल बैरियर्स आर लॉस्ट। तो इसलिए हम लोग उसको क्या लिखेंगे, इन रैट्स एंड रैबिट्स। ओके, तो रैट्स एंड रैबिट्स only fetal endothelium present, okay, between both the blood. Okay, rest 5 layers are lost. So the placenta is known as क्या, बोलिए, हिमो एंडोथेलियम। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट आ गया समझ। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है, तो इसलिए प्लासेंटा का नाम हमने डिस्कस कर लिया, एपिथेलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल, फिर हीमोकोरियल हमारा एंड हीमो एंडोथेलियम। क्लियर? से हीमोएंडोथेलियल में सिर्फ एक ही लेयर है एंडोथेलियम का बिटवीन द बस ब्लड ऑफ बस द। बस बस, क्योंकि वो माने कनेक्टिव टिश्यू भी गया और क्या। तो भाई हमारे पास जो एग्जांपल है ना, अब हम खुद से तो बना नहीं सकते। चलिए, यस तो सर। आप इधर देखिए, तो इसको डबल ध्यान से देखिए डायग्राम को। इधर आप क्या देख रहे हो, ये मैटरनल ब्लड है इन प्लेसेंटल साइनस, ये मैटरनल बेसल लेमिना है, क्योंकि एपिथेलियम तो गया किंतु बेसल बॉडी तो हो सकता है ना, उसका जो बेसल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हर एपिथेलियम में आप क्या जानते हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो इसीलिए यहां से यहां क्या है, ये मदर का लेयर है। ओके, एंड यहां आप कोई भी सेल्स नहीं पाते हो, अंडरस्टूड। एंड उधर उसको इन्होंने उल्टा डायग्राम बना दिया यार क्या हमारा, और क्या। तो इसलिए इधर हम लोग क्या बनाएंगे, बच्चे का लेयर्स। तो ये सारे जो लेयर्स हैं ये बच्चे के लेयर्स हैं। कोई शक? तो देख रहे हो, तो No, इसलिए sir. साइटो एंड सिंसिशियो क्या बन जाएगा, ये कॉरियोनिक एपिथेलियम, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, फिर आपका फीटल बेसल लेमिना, फिर फीटल एंडोथेलियम। अंडरस्टूड, ये बच्चे का ब्लड है। तो अब हमारा हीमोकोरियल हो गया साबित। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये हम Yes, लोग sir. का ड्राइंग है। क्लियर? सो ये हमारा टाइप ऑफ प्लेसेंटा है, बाकी सब आपको करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आता वाता कुछ है नहीं, तो बेकार हमारी का फायदा कुछ नहीं। एक्चुअली वो बताता है कि कॉरियोनिक विलाई किस किस तरह से बनता है एंड सो ऑन। अब ये देखिए, ये आपका फुल टर्म फीटस है। यू सी हाउ मच द मदर इज इन पेन। ओके, तो ये आप देखिए, ये फुल टर्म फीटस है। तो अब आप ध्यान से देखिए, द हेड इज टुवर्ड्स दी वजाइना, है कि नहीं, बर्थ कैनाल, एंड Yes, उसका sir. लात देखो, इट इज सो वेरी क्लोज टू द हार्ट एंड लंग्स, एंड वो सब धकेल दिया है, सारा इंटेस्टाइन किधर घुस गया, थोरैसिक कैविटी में, मतलब पूरा डायफ्राम को ऊपर ठूस दिया है। तो अंडरस्टूड, सो ये एक फुल टर्म बच्चा है। एंड अगर बच्चे बड़े हुए तो फिर माँ का और भी बुरा हाल होगा। क्यों? यू इमेजिन वेयर दिस पोजीशन इज, ओके, एंड सो ऑन। सो दिस इज द फुल टर्म बेबी, एंड ये आपका यूट्रस लाइनिंग है, ये उसका अम्बिलिकल कॉर्ड है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पोजीशन है अप्रोचिंग डिलीवरी, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन। ओके, तो ये नॉर्मल डिलीवरी का पोजीशन है। ऐसे अगर बच्चा अप्रोच करेगा तो इजी डिलीवरी होता है। क्यों? क्योंकि हेड जो है वो सबसे बड़ा पार्ट ऑफ द बच्चा होता है। अगर हेड आ गया तो बाकी सारा पच से एरो जैसा आ जाएगा। अंडरस्टूड? बट इमेजिन करिए ये बच्चा पीठ के तरफ सोया है या पेट के तरफ सोया है,
तो वो सबको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीच पोजीशन। तो वो जो पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल है या ना के बराबर है। सो दैट इज व्हाई इन दैट केस डॉक्टर विल ट्राई कि बच्चा घूम जाए, बट अगर नहीं घूमा तो यू हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। Cesarean. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। ट्विंस के केस में क्या होता है? क्या ट्विंस के केस में ट्विंस में बच्चों का साइज छोटा हो जाएगा, और क्या, ट्विंस में उसी जगह में दो बच्चे होंगे, तो साइज छोटा हो जाएगा। आइदर बच्चों का साइज छोटा होगा या माँ का और वाट लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इफ यू सी द मदर्स पेट इट मे लुक ह्यूज, ओके, तो इसीलिए कुछ तो बच्चा अंदर रहेगा बट बहुत सारा बच्चा का बाहर झूल रहा होगा। फाइन, सो लाइक दैट। तो इसीलिए इन केस ऑफ ट्विन द साइज ऑफ द कैविटी विल बी ह्यूज ऑब्वियसली, क्योंकि दो बच्चा है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। एंड या फिर अगर दो बच्चे छोटे हैं तो चल जाएगा। फाइन, सो ये आपका कंसेप्ट है। सो दीज आर ऑल दी, क्या, दिस इज हार्मोनल स्टेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फाइन, तो अब हम लोग लेबर जाएंगे, तो नाउ वी विल गो फॉर द डिलीवरी। ओके, तो इसलिए डिलीवरी प्रोसेस के लिए जाएंगे। नाउ लेबर, पार्ट्यूरेशन एंड डिलीवरी। तो लेबर इज ऑल्सो नोन एज पार्ट्यूरेशन, okay, and is the physical expulsion of the fetus and placenta from the uterus। तो दोनों को फेंकना, उसको हम पार्ट्यूरेशन या लेबर बोलते हैं। ट्रू लेबर टिपिकली occurs at 38 weeks for a full term pregnancy। 38 वीक्स में आपका फुल टर्म होना चाहिए, बट नॉट ऑल यूट्राइन कंट्रैक्शंस लीड टू ट्रू लेबर। कभी कभी फॉल्स कंट्रैक्शंस भी हो सकता है। ओके, नाउ लेबर का मतलब क्या मालूम है? आपका जो यूट्रस अब थोड़ा सा एक्टिव होने लगेगा, तो फिर माँ को पता चल जाता है कि अब समय आ गया। अंडरस्टूड? तो लाइक दैट। तो बट कभी कभी वैसे भी फॉल्स लेबर साइंस होता है, बट जितना डॉक्टर का जाने से भी बच्चा नहीं होता है, फिर डॉक्टर बोलेगा घर जाओ। सो लाइक दैट। So throughout the pregnancy, as the uterus enlarges and stretches, the uterine myometrium prepare itself for contractions. In the later stages of pregnancy, the increasing level of estrogen counteract the calming influence of progesterone on the myometrium। मैंने आपको क्या बोला था कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन में सौंत जैसा रिलेशन है। प्रोजेस्टेरोन बोलेगा शांत रहो, बच्चा है, बी केयरफुल, बी पेशेंट। एस्ट्रोजन बोलेगा भगाओ इसको, निकालो इसको, है कि नहीं? तो प्रोजेस्टेरोन उसको सांत्वना दे रहा है, बढ़ने दो बच्चे को, मेरा बच्चा है, मैं उसको रखूंगी। एस्ट्रोजन बोलता तू हुणी काट, निकाल उसको। तो ये दोनों का लड़ाई चलता रहता है। एंड इंक्रीज द यूट्राइन मायोमेट्रियम सेंसिटिविटी। तो ये जो एक्टिविटी है ये मायोमेट्रियम को सेंसिटिव कर देता है। ओके, यूटेराइन मायोमेट्रियम धकेलता है। ऑब्वियसली मायोमेट्रियम ही तो मसल्स है ना। क्या बाबा, मौसी आई है क्या आज? तेजस, तो वेर यू बिजी? नहीं बोलो, खेल रहा था मौसी के साथ, डोंट लाई। हाँ चलिए। तो इन एडिशन द राइजिंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। तो समझ रहे हो? तो जैसे अब एस्ट्रोजन का मकसद ये इसको भगाना, तो वो ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर बनाना शुरू कर देगा। सो एज द लेवल्स ऑफ ऑक्सीटोसिन आल्सो राइज, मोर रिसेप्टर्स आर अवेलेबल ऑन द व्हाट? यूट्रस। भाई एस्ट्रोजन ने कुछ बुला लिया, पर जब जरूरत ही नहीं है तो क्या करेगा रिसेप्टर? पर जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन आने लगा, फिर रिसेप्टर लेवल्स भी बढ़ेगा। All of these factors result in the uterine myometrium becoming more sensitive and irritable in the later stages of pregnancy, and contraction begins to occur। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है।
These contractions typically are weak and irregular, but as level, समझ रहे हो, ये बहुत irregular है, but as levels of estrogen and oxygen continue to rise in the later stages, they became more intense and frequent. ठीक है, ऑक्सीटोसिन भी आ गया है, एस्ट्रोजन भी आ गया है, ये बहुत इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है. Thus, weak contractions may occur and be noticed as soon as the third trimester. देख रहे हो ना, बच्चे को भगाने के पीछे वो पहले से ही लगा रहता है. ओके, तो इसलिए, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि डिलीवरी हो जाए. ओके, premature labor refers to labor that occurs before 38 weeks. ओके, अगर जल्दी हो गया तो premature labor and giving birth to a premature infant is not desirable because the infant's body systems, especially the lungs, may not be fully developed. Actually सबसे last lungs develop करता है, इसलिए premature baby में lungs बुरी तरह affect होता है. Very premature infants are at greater risk for morbidity, okay, माने मर सकते हैं, and mortality due to their underdeveloped organ system. पैदा तो हो जाएंगे, but बाद में they may die. Thus, the ideal outcome is for labor to begin as close as possible to full term. ठीक है, तो इसीलिए जो mothers हैं, they should be not treated badly, क्योंकि एस्ट्रोजन को नहीं बुलाना है. ओके, जितना कम एस्ट्रोजन रहे उतना अच्छा है. सपोज आप मदर के साथ मिसबिहेव करेंगे तो एस्ट्रोजन आ जाएगा, समझे कि नहीं. तो एस्ट्रोजन इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू गर्ल, एंड वो बिल्कुल ही नहीं चाहता ये पेट में इतना बड़ा पेट बच्चा हो. उससे लड़की का जो सेक्सुअल डिमांड कम हो जाता है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता कि बच्चा हो, पर जबरदस्ती ये प्रोजेस्टेरोन के चक्कर में मेरे को पालना पड़ रहा है बच्चा, इससे गुस्सा होता है. फॉल्स लेबर इज ज्यादा टाइम लग सकता है सर. हाँ, ये तो आपका मैंने बोला ना, अर्ली 3 मंथ से 7वें महीने से शुरू हो गया ये. तो फॉल्स लेबर इज डिफाइंड एज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द 3 स्टेजेस ऑफ लेबर एंड द एक्सपल्शन ऑफ फीटस. भाई आपको लग रहा होगा कि अरे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगा है, बट इतना भी वो स्ट्रांग नहीं है कि बच्चे को अनडेसिडुआ को फेंक सके. So the contraction of false labors are known as Braxton-Hicks contractions, named for a 19th century gynecologist. Okay, तो उनके नाम से ये रखा गया है. It may be difficult for a woman to know whether she is experiencing false or true labor, and it is not uncommon for a woman to mistakenly think she is about to give birth. भाई देखो, माँ तो सेंसिटिव है, उसको हर कोई बता रहा है कि अगर ऐसा हो तो डॉक्टर को बुलाना. तो फिर वो लोग क्या करेंगे, भागते भागते हॉस्पिटल जाएंगे, फिर डॉक्टर चेक करेगी एंड बताएगी नहीं अभी कोई नहीं है, ये तो फॉल्स लेबर है, आप रेस्ट करिए, एंड सो ऑन. समझ रहे हो. तो इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो ऑन द मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. In general, Braxton-Hicks contractions have the following characteristics. क्या आप देखोगे, they tend to be irregularly spaced and do not become more frequent as the time pass. माने होगा बट धीरे धीरे होगा एंड फिर वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा. They tend to be relatively weak, do not increase in intensity and may stop entirely if the woman changes position or activity. ठीक है, अगर वो चलने बोलने चली गई तो वो फिर बंद हो जाएगा. इसलिए लेटर स्टेजेस में डॉक्टर्स एडवाइस भी करते हैं कि थोड़ा माइल्ड वॉक किया करो. द पेन फ्रॉम दिस कंट्रैक्शन इज यूजुअली लिमिटेड टू द लोअर एब्डोमेन, ये डॉक्टर्स पहचानते हैं, एंड पेल्विक रीजन. ये नीचे नीचे पेन रहेगा इंस्टेड ऑफ रेडिएटिंग थ्रू द एंटायर एब्डोमिनल रीजन एंड बैक. तो पीठ में दर्द हो रहा है, पूरा एब्डोमिनल रीजन में दर्द हो रहा है, उसको ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है. इसीलिए इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड में. ओके, बट फॉल्स लेबर में क्या होगा, पेट के नीचे वो झूल रहा है बच्चा ना, इसलिए दर्द हो रहा है. द पेन फ्रॉम द कंट्रैक्शंस में स्टॉप और चेंज इन रिस्पॉन्स टू मूवमेंट.
they do not lead to the cervical changes. मतलब क्राउनिंग नहीं होगा। आपने देखा ये किस पिक्चर का सीरियल पिक्चर का ये है बताइए? 3 इडियट्स। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे या डॉक्टर चेक करेगा, देयर इज नो क्राउनिंग, इसका मतलब ये फॉल्स लेबर है। घर जाकर रेस्ट करिए, ओके, एंड झगड़ा वगड़ा मत करिए, लड़ाई वगड़ा मत करिए, सेफली रहिए, केयरफुली रहिए, थोड़ा घूमते फिरते रहिए। चलिए उसके बाद लेबर शुरू किया जाए। तो ट्रू लेबर इज डिफाइंड एज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड रेगुलरिटी एंड रिजल्ट इन द चेंजेस ऑफ सर्विक्स। तो अगर क्राउनिंग हो रहा है तो लेबर आ चुका है। द मदर एंड द फिटस बोथ हैव एन एक्टिव रोल इन इनिशिएटिंग लेबर। ओके, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, यही लाइन लिख दिया है एनसीईआरटी ने। As the pregnancy nears term, the mother's hypothalamus triggers the posterior pituitary to release increasing levels of oxytocin. ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन मां बढ़ाती है। This increase in levels is in response to a cascade of changes in both maternal and maternal hormones responsible for maintaining pregnancy. क्यों? हमने क्या डिस्कस किया कि जो प्लेसेंटा as well as the क्या the fetus दोनों ही आपका लेबर को इंड्यूस करने में मदद करते हैं। वो लिखा है कि नहीं, fetal ejection reflex? तो who are responsible? बताओ। Yes, sir. कौन कौन रिफ्लेक्स करता है? वही चीज आपका बोर्ड में भी आएगा, वही चीज आपका नीट में भी आएगा। तो who initiates the fetal ejection reflex? बोलिए। The fully developed placenta as well as the क्या the जो आपका fetus। चलिए, तो near the beginning of true labor, the fetus hypothalamus is also triggering release of oxytocin from the fetus posterior pituitary। समझ रहे हो? तो वो वहां से भी रिलीज करवा रहा है। Oxytocin from both mother and fetus stimulate the placenta to secrete prostaglandin। सातमन बाबू समझ रहे हो? तो एक्चुअली खेल करेगा कौन? Yes, sir. प्रोस्टाग्लैंडिन। स्पर्म को कौन रास्ता दिखाया था? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ऑक्सीटोसिन इनिशिएट करेगा। वो क्या इनिशिएट कर रहा है? टिश्यू हार्मोन्स को बुला रहा है। तो टिश्यू के साथ जो खेलेगा तो वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये आपके बुक्स में नहीं होता है। तो हम जानते हैं देयर आइकोसानॉइड्स दैट एक्ट एज लोकल हार्मोन्स टू स्टिमुलेट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मोस्ट नोटेबली यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये हम ऑलरेडी स्पर्म्स के केस में देख चुके हैं। नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सॉफ्टनिंग and dilating the cervix. Okay, the combined actions of maternal oxytocin, fetal oxytocin and the rising levels of prostaglandins initiate true labor। ये सारे मिलके क्या करते हैं? ट्रू लेबर को इनिशिएट करते हैं। ओके, सो ये उसका कंसेप्ट है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स? मैंने डायलेटिंग के लिए तो ऑक्सीटोसिन भी यूज होता है। हाँ, तो हमने मना थोड़ी किया है। तो दोनों रिलैक्सिन वो आएगा। अभी रिलैक्सिन तक बात पहुंचा नहीं है। अभी हम लोग यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रिलैक्सिन क्या करेगा? वो बर्थ कैनाल को खोलेगा। अभी आप पुश करो, ये कभी कभी 3 से 6 महीना लग जाता है। 6 दिन 6 घंटे, 3 to 6 days इट में टेक है, 3 to 6 hours इट में टेक। तो ये नॉर्मल। तो दे टेंड टू बी रेगुलरली स्पेस्ड एंड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ये ट्रू लेबर का पहचान है। सो अ वुमन हु स्टार्ट्स विद कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर रफली एवरी 15 minutes एंड विल हैव इवेंचुअली आफ्टर एवरी 5 minutes, तो इसका मतलब है समय आ गया है। कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज इन इंटेंसिटी, समझ रहे हो? तो बढ़ता बढ़ता जाएगा। Pain from the contraction tends to radiate from upper abdomen to the lower back. Okay? तो ये पेट से फिर पीठ के तरफ दर्द जाने लगेगा। क्यों पीठ में दर्द हो रहा है बताइए? Because हम So lordosis.
क्या खोल रहे हैं? Pubic symphysis. हाँ, Pubic pubic। symphysis. भाई आप जब पेल्विक गर्डल को मोड़ोगे तो दर्द तो होगा ना। तो नाउ व्हाट आर वी Yes. डूइंग? वी आर ट्राइंग टू पुश द चाइल्ड आउट। तो हम पेल्विक गर्डल को क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तब जाके बच्चे Yes, sir. बर्थ कैविटी बड़ा होगा ना। द पेन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन ओके डज नॉट गो अवे। माने अगर आप कुछ भी चल बुल लो तो दर्द नहीं जाएगा। द कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट सर्वाइकल डायलेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ fetus. So true labor also initiates a positive feedback mechanism. ये उसको stimulate करेगा। The more intense uterine contraction result in the fetus's head pushing against the cervix and stimulating the process. ठीक है, तो इसीलिए वो stimulating the process. ओके, तो ये आपका ट्रू लेबर के बारे में है। अब ट्रू लेबर ऑल्सो इनिशिएट्स फीडबैक। ये इधर लिखा हुआ है शायद ना, इसको हम फिर वहां से हटा देते हैं। इस पॉइंट को हटा देते हैं ना। सर अभी वापस ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी क्यों ज्वाइन करेंगे, टाइम हो गया। सर इस हाँ। टाइम पे लॉर्डोसिस भी होता था, आपने बोला वही है था ना, सर। यही तो लॉर्डोसिस का मतलब ही वही है ना। हम हिप्स को Yes, पीछे sir. खींच रहे हैं एंड लुम्बर कर को आगे भेज रहे हैं। तो लॉर्डोसिस क्यों होता है? इस वजन को संभालने के लिए, समझ रहे हो? Yes, sir. तो लॉर्डोसिस इज ए नेचुरल फिनोमिना फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। बट अब क्या हो रहा है? अब हम इस कमर को पीछे खींच रहे हैं। व्हाट यू विल डू? कैच द हिप्स। सपोज यू कैच द हिप्स एंड पुश इन द मिडिल। लात से मिडिल को पुश करो, तो ये इस तरह का ओपनिंग हो रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Okay, so the more intense uterine contraction results in the fetus head pushing against the cervix, stimulating the stretching and dilation of cervix. तो ये उसको स्ट्रेच करने में खोलेगा। चलिए, this manual stretching of the cervix and uterine contraction initiates nerve signal to the hypothalamus, causing it to stimulate posterior pituitary to secrete more oxytocin। और दो वो और मांग रहा है। In addition, uterine contraction stimulates the placenta to secrete more prostaglandins। ओके, तो ये आपस में चलता रहता है। तुम ऑक्सीटोसिन दो, मैं प्रोस्टाग्लैंडिन देता हूँ, तुम ऑक्सीटोसिन दो, मैं प्रोस्टाग्लैंडिन देता हूँ। ऐसे करते करते लेबर बढ़ता 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 रहता है। अब माँ को दिया गया क्या? 2 इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में। एक स्पाइनल नर्व को ब्लॉक कर रहा है, एक एपिड्यूरल नर्व को ब्लॉक कर रहा है, ताकि आप काटेंगे ना अभी, एंड सो ऑन। ये सिजेरियन सेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी वी मे नॉट नीड टू। ठीक है, अब डायलेशन आ गया। तो नॉर्मली द फीटस इज इन वर्टेक्स पोजीशन एंड इट्स फेस इज टुवर्ड्स सैक्रम। दिस पोजीशन इज द आइडियल पोजीशन फॉर डायलेटिंग सर्विक्स एंड पुशिंग द फीटस। तो ये सबसे बढ़िया पोजीशन होता है। माने बच्चे का हेड बर्थ कैनाल की तरफ होना चाहिए एंड मुंह पीछे की तरफ होना चाहिए। ओके, नहीं तो क्या होगा कि उसमें थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे। इफ फीटस इज इन ब्रीच पोजीशन, माने उसमें आपका डायलेशन प्रॉब्लम आएगा एंड डिले होगा। इफ फीटस इज हेड डाउन बट फेस इज फेसिंग द प्यूबिक सिम्फाइसिस, बाहर की तरफ, अंदर नहीं, तो द हेड इज पोजीशन सच दैट cervical dilation is not optimal. Instead, each uterine contraction causes the fetal head to push against the mother's sacrum more than the cervix। क्योंकि मुंडी फ्लेक्सिबल किस तरफ है? पीछे की तरफ है कि नहीं? मुंडी आपके पीछे की तरफ फ्लेक्सिबल है ना, सामने की तरफ फ्लेक्सिबल है। तो इसलिए जब पुश होगा तो उसका मुंडी अंदर की तरफ सैक्रम की तरफ घुसेगा, ना कि बाहर की तरफ। तो उससे क्या होगा? डिलीवरी डिले होगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। इंस्टेड ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉजेस हो गया। तो लाइक दैट फॉर बोथ दीज वेरिएशंस there also may be greater difficulties in expelling the fetus through vagina।